पर शोएब शाहीन साहब, सर ये ठीक है, कानूनी तौर पर इसके अंदर बहुत सी मुशगाफियां हैं या बहुत से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान या पीटीआई हमने पैसा दिया था, एक्सपैट्रिएट्स भी आ रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हमें भी बना दिया इन्होंने, भाई पाकिस्तानी शरीयत हमारी, कहा जी कि हम पाकिस्तानी नहीं है, वो एक अपनी जगह पर। लेकिन हुकूमत ये समझ रही है कि हमने इमरान खान के को ईसीएल में डालना है। ज़रा उसका कोई कानूनी जवाब आपके समझ में आ रहा है कि ईसीएल में डालने की तरफ अगर ये काबीना कल मंजूरी देती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? साथ ही साथ ये नाअहली के हवाले से भी मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कानूनी तौर पर इस फैसले के बाद कितनी पोजीशन मजबूत है हुकूमत की, क्योंकि मटीरियल तो बहुत सारा है इस फैसले के अंदर। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस पूरे फैसले में बददियानती और एम्बेजलमेंट का एलिमेंट नहीं है। एक बात बड़े मद्देनज़र रखेंगे, ये पीडीएम ने पिछले कल से जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इनके लीडर्स ने, ये बात तय है कि इन्होंने जो भी कहा, चोर डाकू कहा, जिस तरह कहा, ये एक सियासी बयानिया ज़रूर इनको मिल गया है। लेकिन मैं लीगल बात करता हूँ, जैसे मुनीब साहब आपने बात की जी। अब इसमें एक बात जहन में रखेंगे कि एम्बेजलमेंट इसमें नहीं है, इसमें फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है। ठीक है, जैसे आप फरमा रहे थे कि एक नेग्लिजेंस है। इशू क्या है? ये बात तय है कि पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के मुताबिक हो या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक हो जी। उसका सेक्शन जो है वो 204 है, उसका आर्टिकल 26 था जी। बिल्कुल। अब इसमें कोई भी कंपनी है, इवन मैं देख रहा था कि सरगोदा का एक साहब उठ के कह रहे थे कि जनाब मेरी कंपनी थी, मैं पाकिस्तानी हूं, बाहर भी बहुत सारी कंपनी है। बल्कि इसमें जो मेजर पोर्शन आया है, मुनीब साहब आप देखेंगे इस जजमेंट में भी लिखा हुआ है, जो शोकाज नोटिस दिया है या ऑर्डर दिया है, इसमें भी पीटीआई कनाडा, पीटीआई यूएसए, पीटीआई यूके, उन्होंने वहां कंपनी बना ली क्योंकि वहां पॉलिटिकल पार्टी तो रजिस्टर नहीं हो सकती थी। पीटीआई के वर्कर्स ने वहां पीटीआई यूएसए में कंपनी बना ली, पीटीआई के वर्कर्स ने यूके में बना ली, पीटीआई के वर्कर्स ने कनाडा में बना ली। ये फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी है। अब देखना यह है कि फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी क्या ये क्योरेबल है या ये नहीं है। अगर क्योरेबल नहीं है तो फिर उसकी सजा भी, क्योंकि जो स्पेशल लॉ होता है ना, तो उसका उस इकदाम की वायलेशन भी उसके अंदर उसकी सजा भी मुकर्रर होती है। बिल्कुल। इसके अंदर दो सजाएं मुकर्रर हैं। एक ये है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये फॉरेन एडेड थी या ममनुआ, या आप कह दें कि गैर कानूनी तरीके से, जिसको गैर कानूनी तरीका ये कहा गया है कि आप किसी कंपनी से नहीं लेंगे, तो वो अमाउंट कन्फिस्केट करने का अख्तियार है इलेक्शन कमीशन को। दूसरा अख्तियार जो सेक्शन 212 देता है, वो देता है इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेरेशन करके भेजेगी रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ ये दो अख्तियार हैं। अब जो दूसरे दो अख्तियार की बात है, और ये जो दूसरा अख्तियार आर्टिकल 212 का है, उसके अंदर 3 कंडीशंस हैं जी। उसके अंदर 3 कंडीशंस ये हैं कि टोटली फॉरेन एडेड और फॉर्मेशन ही फॉरेन के पैसों से आई हो। नंबर 2, उसके अंदर सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज कर रही हो वो पॉलिटिकल पार्टी। तीसरी उसके अंदर कंडीशन ये है कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। तो ये कंडीशंस होगी तो फिर उसको डिक्लेरेशन दे के फेडरल गवर्नमेंट उन फाइंडिंग्स को साथ लेके बट शोएब शाहीन साहब, इसके अंदर सर, इसके अंदर एक इम्पैक्ट ये भी है ना सर, इसके सर एक सेकंड जी, अगर एक सेकंड मुझे वक्त दीजिएगा सर। इसमें जो बुनियादी बात है जो आपने फरमाया दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक वायलेशन की गई है और मैं फॉरेन एडेड की तरफ नहीं जाता या फॉरेन फंडेड की तरफ नहीं जानता, वो अभी डिबेटेबल बात है, वो किसी जगह जाके स्क्रूटनाइज होगा कि वाकई क्या ये लोग फॉरेन फंडिंग या ये जमात फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व थी। एक बात तो ये एस्टैब्लिश होती कि ममनुआ फंडिंग का इर्तकाब किया गया है, और इमरान खान साहब ने तो अब ओपनली एडमिट भी किया कि ये हम करते रहे हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप जो हुकूमत का केस है कि जी ये ममनुआ फंडिंग आती रही है, इमरान खान साहब सर्टिफिकेट देते रहे हैं, और क्योंकि वो सर्टिफिकेट गलत था, कंसीलमेंट का एलिमेंट भी मौजूद है इस फैसले के अंदर। आपने कहा बददियानती नहीं है जब आप अकाउंट्स को छुपाते हैं, और फिर जब ये एस्टैब्लिश होता है सर इस फैसले के अंदर कि जिन अकाउंट्स को आप डिसओन कर रहे हैं उससे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं नॉन अकाउंट्स के अंदर, तो बददियानती का एलिमेंट भी मेरे मुताबिक तो जाहिर होता है। क्या इसको बेस बनाकर 62(1)(f) की कार्रवाई हो सकती है या कमजोर केस है? मेरा सवाल ये है सर जी। मैं उसी पे आ रहा हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो ईसीएल की बात कर रहे हैं ये टोटल रॉन्ग है।
ये अभी तो क्रिमिनल केस आपने रजिस्टर ही नहीं किया, ना इसमें क्रिमिनल केस बनता है, क्योंकि ये मैटर है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल पार्टी। ये इन दो का रिश्ता है, इसमें कोई क्रिमिनल मशीनरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ना ही कोई इसमें क्रिमिनल केस बन सकता है, ना इसमें कोई इसकी सजा मुकर्रर है, ना पीपीसी में, ना किसी स्पेशल लॉ में, ना इलेक्शन लॉ में, ना पॉलिटिकल आर्डर 2002 में। इसलिए ये जो कह जा रहा है कि ईसीएल में डाल दो, ये रॉन्ग है। दूसरी बात जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया सर्टिफिकेशन के हिसाब से, इसमें फर्क है। मसलन जो सेनेट का मेंबर या पार्लियामेंट का मेंबर एमएनए हो या सेनेट का मेंबर बनना चाहे, वो जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म जमा करता है उसके साथ अपने एसेट्स डिक्लेरेशन देता है और एफिडेविट देता है, ठीक है। वो उसके चूंकि उसके पर्सनल नॉलेज में होता है और वो पर्सनल नॉलेज उसको पता होता है, तो लिहाजा फॉर दैट पर्पज वो अपने पेपर जमा करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पर्सनल एक्ट का। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये सर्टिफिकेशन क्या है? ये सर्टिफिकेशन होती है कि पॉलिटिकल पार्टी पाबंद है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए उसका ऑडिट कराए अपने अकाउंट्स का, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिट बनाएगा, एक सेकंड सर मैं बात कर लूं, साहब आप करें, जब वो स्टेटमेंट आएगी उस स्टेटमेंट को ये प्रोविजन दोनों में पॉलिटिकल आर्डर है या ये इलेक्शन एक्ट है, इसमें अंदर है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टेटमेंट बनाएगा उस स्टेटमेंट को पॉलिटिकल पार्टी का हेड या रिप्रेजेंटेटिव वो उसको सर्टिफाई करेगा जी। अब यहां सर्टिफिकेशन जो है वो उस स्टेटमेंट की है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनानी है। और फिर इस स्पेशल लॉ के तहत एक और बात बताऊं, ये एफिडेविट भी नहीं है, ये बयान हल्फी भी नहीं है, इट इज ए सर्टिफिकेट टू द स्टेटमेंट गिवन and prepared by the chartered accountant। बट सर इसको 62F में ला ही नहीं सकते। अच्छा बट सर एक बात है सर बताऊं एक बात जी सर गुजारिश अगर मेरी सुन ले, मैं फिर मैंने जाहिद साहब के पास भी जाना है, खुरम साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बात भी सुन लें जी मैं बिल्कुल सुन लेता हूं, लेकिन एक बात है सर, जो हनीफ अब्बासी साहब का केस था, आप खुद भी माशाल्लाह आपने उसको दिखा होगा सर, उसके अंदर जब ये बात पॉइंट आउट की गई तो अदालत ने ये कहा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया है, हम इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक मजरूर नहीं करना चाहते 184(3) की वजह से, लिहाजा पहले इसके ऊपर फाइंडिंग आ जाए। क्या इमरान खान साहब के जो सर्टिफिकेट था जारी करदा, उसकी वो फॉल्सिटी जो भी थी वो सही था, एलिजेड फॉल्सिटी उसकी जो भी थी, उसके ऊपर अदालत ने कहा कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ बाद में डिसाइड करेगी। अदालत ने ये कहीं नहीं कहा, और जरा रहनुमाई फरमाइएगा क्या कहीं कहा गया है कि सर्टिफिकेट और एफिडेविट को अलग-अलग ट्रीट किया जाए? अगर 62(1)(f) को आपकी लैंग्वेज भी आप सर देखें तो उसके अंदर तो ना एफिडेविट का जिक्र है ना उसके अंदर सर्टिफिकेट का जिक्र है। नहीं, उसकी वजह यह है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज है, वो चीज ये है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन देगी जी, और कोर्ट ऑफ लॉ इसी केस में लिखा गया है कि ईसीपी इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ, डिक्लेरेशन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ इज मस्ट, नंबर 1 जी। नंबर 2 इसमें जरूरी है, आप अगर देखेंगे ये जो कंपनीज के केसेस होते हैं वहां जो डिक्लेरेशन दी जाती है या इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी साइन, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का पहला केस है इसलिए इस पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है अवेलेबल, हम अभी इसको प्रिजम्पशन पे ही बात कर सकते हैं या इंटरप्रिटेशन पे बात। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंटरप्रिटेशन उसकी ये है, ठीक है जी 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 सर, मैं जरा थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा क्योंकि आपने दुरुस्त कहा कि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैवी को हमारे सिर्फ एक बात इसमें ऐड कर दूं आपकी इजाजत से, देखिए कहा कि एम्बेजलमेंट नहीं हुई, भाई आप 13 अकाउंट खा ही गए हैं, वो गायब ही, वो किसी कागज पर ही नहीं आए, तो वो एम्बेजलमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पैसे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर वो 13 के 13 अकाउंट जो हैं वो इटसेल्फ एम्बेजलमेंट है, सिर्फ कंसीलमेंट नहीं हुई कि छुपाया गया है, इसमें जो उसका ऑडिट नहीं हुआ। देखिए ना, वो जब 13 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं हुए तो उसका फिर ऑडिट भी नहीं हुआ, उसकी कोई वेटिंग भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे पैसे खाए गए। अब हम एम्बेजलमेंट कह लें, आप उसको कह लें कि डकारी गए इमरान खान, मैं सर एक सेकंड में आप जो मर्जी कह लें। सर मैं दूसरा इशू ये, आई वांट टू एम्फसाइज दिस, 62(1)(f) जो है उसकी जबान अगर आप अपने नाजरीन को पढ़कर सुना दें, उसमें कोई डिस्टिंक्शन दूर दूर तक नहीं है कि आपने सर्टिफाई करना है कि आपने कोई हलफ डिक्लेरेशन चाहिए, बड़ा क्लियर है 62(1)(f)। और फिर ये बात इट कैन नॉट बी रिपीटेड ऑफन इनफ कि एक इलेक्टेड वजीर आजम जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, अभी फवाद साहब को आपने चलाया कि देखिए 155 सीटें, वहां 2/3 मेजॉरिटी थी, उसको तनख्वाह ना लेने जो उन्होंने नहीं ली, उसको जबरदस्ती असासा डिक्लेयर करके अगर इतना
ऊंचा और आला और अरफा मयार पर परखना है हमने वजीर आजमों को, तो फिर इमरान खान तो जमीन पर गिरे हुए हैं। अच्छा, और कहते जी खोदा पहाड़ क्या निकला, गंदा छप्पड़ निकला। अच्छा चले ठीक है, बट दैट्स अगेन पॉलिटिकल डिबेट, बट लेट मी ब्रिंग कोई नहीं।